तो स्टूडेंट फाइनली माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने हमारी क्लास 12th इंग्लिश का 2022 और 23 का मॉडल पेपर जारी कर दिया है, जिसे आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रियली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से 2022 और 23 के सेशन के लिए मॉडल पेपर जारी किया गया है। क्लास 12th इंग्लिश का है, ठीक है। पूरा हमारा जो पेपर आएगा वो इसी तरह से आएगा, इसी पैटर्न पर हमारा पेपर बोर्ड एग्जाम का आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर मार्किंग स्कीम के बारे में मैं आपको बता दूँ। टोटल मार्क्स हमारे 80 रहने वाले हैं। 80 नंबर का पेपर आएगा, जिसके लिए हमें 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये बात ऑलरेडी आप सभी जानते हैं। 80 नंबर का पेपर होगा और जिसमें से 20 मार्क्स जो आपको मिलेंगे, ये आपको 20 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क के मिलेंगे, जो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर द्वारा आपसे बनवाए जाएंगे। यानी कि आपके जो इंग्लिश के टीचर हैं, स्कूल में आपको जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो टीचर आपसे एक प्रोजेक्ट फाइल बनवाएंगे, उसी के मार्क्स आपको 20 दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा जो पेपर रहेगा ये सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए जो कि रीडिंग स्किल होता है, इसमें जो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन है, रीड द पैसेज, तो ये एक पैसेज आएगा 10 मार्क्स का, ठीक है। अब ये 10 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, ये आपके रहेंगे एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि वैकल्पिक प्रश्न। ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से टोटल क्वेश्चन 10 रहेंगे, तो आपको टोटल मार्क्स भी 10 मिलेंगे। 10 नंबर का आपका ये एक ही पैसेज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये पैसेज है और ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जल्द ही मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा। लेकिन अभी इस पेपर को समझ लीजिए। हाँ, ग्रामर में आपको अभी एक्सप्लेन करा दूंगा। ग्रामर में आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, ग्रामर में आपको अभी इसी वीडियो में एक्सप्लेन करा दूंगा। बाकी इसके पैसेज या जो भी टॉपिक है, 100% इसका सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा। बस आप अभी जो बताया जा रहा है उसको समझ लो, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको स्लोली एक्सप्लेन कराऊँगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए आपके पैसेज था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ, जो कि हमारा पैसेज है। ये भी एक पैसेज है, लेकिन इसमें अब हमसे नोट्स बनवाए जा रहे हैं और टाइटल पूछा जा रहा है। तो बच्चों, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें आपको नोट्स बनाना है। क्या बनाना है? नोट्स, और आपको टाइटल बता देना है। ये भी एक पैसेज होगा, इस पैसेज में से आपको नोट्स बनाना है और टाइटल। समरी नहीं आएगी, एक बार फिर से सुन लीजिए। सिर्फ 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, समरी बिल्कुल नहीं आएगी, ओनली नोट्स बनाने के लिए आएंगे और आपसे टाइटल पूछा जाएगा। इसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो कि हमारा राइटिंग स्किल है। तो राइटिंग स्किल में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखिए यहाँ पर नोटिस दिया है, इसके और में पोस्टर दिया है। तो राइटिंग स्किल में हमारा नोटिस है, पोस्टर है, एडवर्टाइजमेंट है, ये 3 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे नोटिस के और में इन्होंने पोस्टर दे दिया है। अब हो सकता है मेरे एग्जाम में भी नोटिस के और में पोस्टर ही आ जाए, या फिर आपका एडवर्टाइजमेंट आ सकता है। ऊपर एडवर्टाइजमेंट नीचे पोस्टर हो सकता है, या ऊपर नोटिस नीचे एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी 2 आ सकते हैं, ठीक है। आएंगे, आना ही है। ये भी आपका 4 नंबर का रहेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारा लेटर है। तो लेटर राइटिंग में देखिए, ये यहाँ पर हमारा फॉर्मल लेटर है और उसके और में ये इनफॉर्मल लेटर दिया है, ठीक है। तो फॉर्मल के और में इनफॉर्मल लेटर आएगा। 4 नंबर का आपको एक करना है, एनी वन आपको करना है। 2 लेटर्स आपके आने वाले हैं, फॉर्मल के और में इनफॉर्मल, तो आपको एक करके आना है, ठीक है। ये हमारा लेटर क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए आपका रिपोर्ट, आर्टिकल, पैराग्राफ में, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा और इसके और में एक क्वेश्चन आएगा, ये भी आपका 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो यानी कि आपकी रिपोर्ट राइटिंग, उसके और में पैराग्राफ, आर्टिकल, कुछ भी आ सकता है। ये 4 नंबर का रहेगा। ऐसे नहीं आएगा। स्टूडेंट्स का कहना था कि सर ऐसे आएगा, क्या? ऐसे नहीं आएगा। एक पैराग्राफ के रूप में आ सकता है कि भाई वनर ऑफ साइंस के ऊपर एक पैराग्राफ लिखिए, या किसी भी टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर, तो वो आ सकता है। पैराग्राफ है, आपका आर्टिकल है, आपकी रिपोर्ट है, ये आएगा। लेकिन ऐसे की तरह आपको नहीं लिखना है, ठीक है। 4 नंबर का है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन सी की तरफ, जो कि ग्रामर। इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। तो देखो सेक्शन सी ग्रामर, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका पहला वाला, फिलिप्स। आई ब्लिंक स्पेस सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर। तो बच्चों इसका राइट आंसर कुड होगा। अब कुड क्यों होगा? देखो, व्हेन आई वाज यंगर
पास्ट की बात चली। आई कुड सिंग बेटर, मैं अच्छा गा सकता था जब मैं यंगर था, यानी कि मैं जवान था, तब मैं अच्छा गा सकता था। तो यहाँ पे कुड का यूज़ करना है, बिकॉज केन की पास्ट फॉर्म होती है कुड। केन का यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट में और कुड का यूज़ करते हैं हम पास्ट में। तो यहाँ पर पास्ट की बात चल रही है इसलिए कुड लगाएंगे। बाकी शुड और वुड बिल्कुल भी नहीं आएगा। शुड का यूज़ तो एडवाइस के लिए करते हैं और वुड विल की पास्ट फॉर्म होती है। एबिलिटी कैपेसिटी के लिए कुड का ही यूज़ होता है, वुड का नहीं होता। कुड राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ही इज जूनियर यू, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये 2 है। जी हाँ, देन बिल्कुल नहीं आएगा, देन नहीं आएगा। ही इज जूनियर टू यू, जूनियर के साथ टू का यूज़ होता है। ये जो जूनियर है ना, जूनियर कॉमरेड डिग्री का सेंटेंस है, तो जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इनके साथ हमें टू का यूज़ करना होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर आपके सेंटेंस में जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर ये 4 वर्ड आ जाए जिसमें ई आर लगा हो, क्या लगा हो, ई आर लगा हो, तो टू का यूज़ करते हैं। और एक और वर्ड होता है प्रीफर, PREFER, इसमें भी ई आर लगा होता है। तो बस जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ई आर लगा है, जूनियर मतलब यहाँ पे ओ लगा है, सॉरी ई आर या ओ आर है ना, ओ है यहाँ पे ना, ओ आर या फिर ई आर अगर आ जाए, जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, तो वहाँ पर आप टू लगा देना, ठीक है, टू आएगा। ओ आर भी और ई आर भी आ सकता है। थर्ड नंबर का है दे हैव हार्डली, तो इसका राइट आंसर एनी होगा, बिकॉज सेंटेंस में हार्डली आया है और हार्डली के साथ एनी का यूज़ होता है। हार्डली के साथ एनी का यूज़ होता है, देयरफॉर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो एनी होगा। दे हैव हार्डली एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश, एनी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैवंट ईटन आएगा। आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, सिंस मॉर्निंग है, तो यहाँ पे आप हैवंट ईटन का यूज़ करेंगे। डिड नॉट ईट नहीं आएगा, ये बात पास्ट में चली गई। डोंट बिल्कुल यूज़ नहीं होगा, इसका पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर द होगा। आ नहीं आएगा, अब बिल्कुल भी नहीं आएगा। वेयर इज़ द बुक दैट आई गैव यू यस्टरडे। देखो भाई, ये कौन सी बुक के बारे में बात चल रही है? ये जो बुक मैंने आपको कल दी थी। सपोज आपको मैं एक बुक दूं और आपको कल मैंने एक बुक दी थी और आज मैं आपसे पूछूं कि वो बुक कहाँ है, तो भाई मैं उस बुक के बारे में बात कर रहा था जो बुक मैंने आपको कल दी थी। तो यहाँ पर भी तो यही है ना, वेयर इज़ द बुक दैट आई गैव यू यस्टरडे, यानी कि आप उस बुक के बारे में जानते हैं, आपको बुक के बारे में पता है। तो जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में पहले से पता हो तो वहाँ पर दा का यूज़ करते हैं, ए का यूज़ नहीं करते हैं। विशेषता बताने के लिए दा का यूज़ किया जाता है, किसी चीज़ के बारे में आप पहले से जानते हैं। तो वेयर इज़ द बुक दैट आई गैव यू यस्टरडे, द आएगा, ए बिल्कुल मत लगाना, द 100% करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, ही वर्क हार्ड ही फेल। देखो एज सुन एज तो नहीं आ सकता। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही उसने काम किया वैसे ही वो फेल हो गया, बिल्कुल नहीं आएगा। इफ़ ही वर्क हार्ड, यदि उसने कठिन परिश्रम किया था, ही फेल हो गया, इफ भी नहीं आएगा। अब बचेगा आपका दो, दो का मतलब होता है हालांकि। दो ही वर्क हार्ड, हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया, बट ही फेल्ड, फिर भी वह फेल हो गया। दो बिल्कुल सही है, हालांकि इसका मतलब होगा। तो दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, दो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि हमारे 2S डायरेक्टेड है। एक लाइक तो बनता है स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ और आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेकर आता हूँ, तो कम से कम आप लाइक करा करें। जितने व्यूज़ आते हैं उतने लाइक्स भी नहीं आते। लाइक दबाने में, लाइक का बटन प्रेस करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो बस लाइक करा करो और वीडियो को शेयर भी करा करो, ठीक है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ही डिड नॉट स्टडी वेल ही फेल्ड। अब देखो, ही डिड नॉट स्टडी वेल ही फेल्ड करना है, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग बिकॉज का यूज़ करना है। बिकॉज का यूज़ करना है तो कैसे यूज़ होगा, देखो अगर हम इसको ऐसे बनाए कि ही डिड नॉट स्टडी वेल ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया क्योंकि वे फेल हो गया, ऐसा नहीं होगा। पहले लिखना पड़ेगा ही फेल्ड, रिजल्ट यहाँ पे पहले बताना पड़ेगा, परिणाम पहले बताना पड़ेगा, ठीक है, और वजह बाद में बताना पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट पहले बताना है आपको और रीज़न आपको बाद में बताना है। तो कैसे करोगे, देखो पहले लिखोगे ही फेल्ड, ही फेल्ड, वे फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल, तो ही डिड नॉट स्टडी वेल। अब पढ़ो,
ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल। वे फेल हो गया क्योंकि उसने अच्छे से स्टडी नहीं करी। भाई देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे बिकॉज आई वॉज इल, आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे, मैं कल अनुपस्थित था क्योंकि मैं बीमार था, ठीक है, तो वजह बाद में बताई जा रही है और रिजल्ट पहले बताया जा रहा है। तो इसी तरह से ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल, वे फेल हो गया क्योंकि वे उसने अच्छे से स्टडी। भाई अगर उससे पूछा जाए कि फेल क्यों हो गया, तो क्योंकि उसने अच्छे से स्टडी नहीं करी, तो बस ये सेंटेंस बाद में आएगा, ठीक है। बिकॉज को आपको बीच में लगाना है। अगर आप यहाँ पहले लगा देते हैं बिकॉज, आप सोच रहे हैं कि अगर हम बीच में बिकॉज लगा दें तो देखो इसका मतलब भी देख लो क्या होगा। ये बिकॉज से नहीं, फिर वो देयरफॉर से बनेगा। ही डिड नॉट स्टडी वेल बिकॉज ही फेल्ड, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी क्योंकि वे फेल हो गया। जम रहा है क्या? बिल्कुल नहीं जम रहा। ये देयरफॉर से जम जाएगा। ही डिड नॉट स्टडी वेल देयरफॉर ही फेल्ड, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी इसलिए वे फेल हो गया, तो वो देयरफॉर से बन जाएगा अगर यहाँ पर आप चेंज नहीं करोगे। देयरफॉर दिया नहीं है, आपसे तो कहा जा रहा है बिकॉज से जोड़ो, तो बस बाद वाले को पहले लिखना और बिकॉज को बीच में लिख के इसको बाद में लिखना। आई थिंक समझ गए होगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ डॉग बिट माय फ्रेंड, चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव में चेंज करना है। पहले देखो ये बिट है, अब बिट की किस सेकंड फॉर्म है? बाइट की। बाइट मतलब होता है काटना। क्या होता है? काटना। और कौन सा काटना? भाई ये होता है दांतों से काटना। किससे काटना? दांतों से काटना। अगर दांतों से आप किसी चीज़ को काटते हैं तो बाइट का यूज़ करते हैं, और अगर आप किसी औजार से, किसी थिंग से, कोई भी आपकी नाइफ है या इसके अलावा सीज़र है, इससे अगर आप कोई चीज़ काटते हैं तो वहाँ पे कट का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई टूल्स का यूज़ करते हैं, कुछ वेपन का यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को काटने के लिए किसी नॉन लिविंग थिंग का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कट का यूज़ करते हैं, और दांतों से काटने के लिए बाइट का यूज़ करते हैं। तो अब बताओ ये डॉग काटेगा तो भाई किससे काटेगा? दांतों से ही काटेगा ना, इसलिए बिट का यूज़ हुआ है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ कि जो बाइट है, बाइट की सेकेंड फॉर्म बिट होती है। बाइट की सेकेंड फॉर्म बिट होती है। बाइट फर्स्ट फॉर्म है काटना, और बिट इसकी सेकेंड फॉर्म है, ये V2 है। बाइट बिट बिटेन। तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, तो बस इसको नेगेटिव बना लो पहले। अ डॉग बिट माय फ्रेंड, तो कैसे बनेगा? अ डॉग, हेल्पिंग वर्ब पास्ट में लगाएंगे डिड नॉट, और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? बाइट। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अ डॉग डिड नॉट बाइट माय फ्रेंड। अ डॉग डिड नॉट बाइट माय फ्रेंड, ये इसका राइट आंसर होगा। डिड नॉट के बाद बाइट का यूज़ करना, V1 आ जाएगा, ठीक है। ये था वो हमारा आंसर। चलो देखते हैं नेक्स्ट। एज सुन एज द सन राइजेस आई वेकअप, जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे ही मैं जाग जाता हूँ। नो सूनर देन का यूज़ करना है, तो चलो देख लेते हैं कैसे होगा। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। तो देखो नो सूनर देन का यूज़ करने के लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि एज सुन एज के प्लेस पर हम नो सूनर लिखते हैं। तो पहले यही कर लेते हैं। एज सुन एज को हटाकर हम लिख देते हैं नो सूनर। तो यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ नो सूनर, और इसके बाद वाला जो सेंटेंस है, यानी कि पहला, इसको बना देते हैं इंटरोगेटिव। नो सूनर के जस्ट बाद वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। तो द सन राइजेस में पहले हम लिखेंगे डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है इसलिए डज लिख रहे हैं। डज द सन राइज, एस हट जाएगा, है ना। नो सूनर डज द सन राइज, ज़्यादा कुछ नहीं करा हमने, एक बार फिर से समझ लो। एस सुनेज को हटाकर हमने नो सूनर लिखा, ये एस सुनेज तो हमारा गया, एस नो सूनर लिखा। द सन राइजेज वाले सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना दिया। डज पहले लगाया बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। द सन लिख के राइज में से हमने एस हटा दिया। अब ये कॉमे को हटाकर हम लगाएंगे देन। नो सूनर के साथ देन भी तो यूज़ होगा भाई। नो सूनर डज द सन राइज देन आई वेक अप, कॉमा तो हट गया, आई वेक अप, ये बनेगा। नो सूनर डज द सन राइज देन आई वेक अप, ठीक है। नोट करते जाइए, नोट करते जाइए। चलो, इस तरह का सोल्यूशन आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। जो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता हूँ वो आपको किसी और चैनल पर देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ़ इट रेन्स वी विल नॉट प्ले, यदि बारिश होती है तो हम नहीं खेलेंगे। अब एक बात बताओ, यदि बारिश होती है तो हम नहीं खेलेंगे, अच्छा बारिश नहीं होती तो खेलोगे ना?
हाँ, बस इतना अगर आपके दिमाग में बात समझ में आ गई तो देखो, इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, वी विल नॉट प्ले, हम नहीं खेलेंगे, और बारिश नहीं होती है तो हम खेलेंगे। तो बस इतनी अगर बात आपको समझ में आ गई तो अनलेस का यूज़ आप बिल्कुल सही करोगे। देखो, इफ़ के प्लेस में अनलेस का यूज़ कर लें, इफ़ को हटाकर हम लिख लेते हैं अनलेस। अनलेस इफ़ इट रेन्स है तो इफ़ तो हट गया, इफ़ के प्लेस पर ही हमने अनलेस का यूज़ करा, तो इफ़ के प्लेस पर हमने अनलेस का यूज़ करा। अब क्या है, इट रेन्स, अनलेस इट रेन्स, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लो पहले, अनलेस इट रेन्स, यदि बारिश नहीं होती तो अब बताओ क्या करोगे, खेलोगे ना। तो बस बाद वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव बना दो, नोट हटा दो। अभी मीनिंग समझाऊंगा मैं आपको। वी विल प्ले, नोट हट जाएगा। अब समझ लो ज़रा, अनलेस इट रेन्स, यदि बारिश नहीं होती है, वी विल प्ले, हम खेलेंगे, ठीक है ना। और बारिश होती है तो नहीं खेलेंगे, ये इन्होंने कहा था इफ से, और अनलेस से कहा। तो भाई अनलेस इट रेन्स, यदि बारिश नहीं होती है तो वी विल प्ले, हम खेलेंगे। तो नोट को हटा देना है आपको, अफर्मेटिव बना देना है, ठीक है ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई एम श्योर ऑफ इट, ही विल कम टुडे। करना क्या है, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैविंग नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का यूज़ करना है। तो देखो क्या करोगे, आई एम श्योर ऑफ इट को हटा दो, दैट लगा दो। नाउन क्लॉज कह रहे हैं तो बस दैट लगा दो। आई एम श्योर दैट ही विल कम टुडे। टुडे बस ये राइट आंसर हो जाएगा। आई एम श्योर दैट ही विल कम टुडे, ऑफ इट हट जाएगा, दैट लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और है अभी, वन मोर है, ठीक है। ये दे वर टू स्लो टू विन द रेस, सो दैट का यूज़ करना है। तो देखो कैसे करोगे, देखो पहले लिखोगे दे वर, चलो मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से सेट करके लिख देता हूँ, समझना ज़रा ध्यान से। देखो पहले लिखोगे दे, इसके बाद लिखोगे वर, दे वर, ठीक है। अब टू की जगह पे आप लगा दो सो स्लो। इतना समझ आया, किस किस को समझ में आया, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। देवर सो स्लो, ठीक है। इस टू विल लिखा है ना, इस टू को हटाओ, यहाँ पे लगाओ दैट। अब सब्जेक्ट दे है तो यहाँ पर भी दे ले लो। पास्ट की बात है इसलिए यहाँ पे कुड लगा दो, कुड, और नॉट लगा दो, कुड नॉट, और फिर लिख दो विन द रेस। ये होगा राइट आंसर। दे वर सो स्लो दैट दे कुड नॉट विन द रेस, वे इतने स्लो थे कि वे रेस नहीं जीत सकते थे। दे वर सो स्लो, वे इतने स्लो थे, भाई कितने स्लो थे, इतने स्लो थे कि वे रेस नहीं जीत सकते थे। दे वर सो स्लो, फिर हमने दूसरे टू को हटाकर दैट लगाया, सब्जेक्ट हमने यहाँ से दे लिया, पास्ट की बात है इसलिए कुड नॉट लिया, प्रेजेंट की बात होती तो हम कैन नॉट का यूज़ करते, पास्ट में हमने कुड नॉट का यूज़ किया, और बाकी हमने विन का यूज़ करके द रेस लिख दिया। ये राइट आंसर था, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी ग्रामर, ठीक है। इसका डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। अब सेक्शन डी, अब इसका सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ क्वेश्चन देख लो, बाकी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे तो आपको खुद इसकी प्रैक्टिस करना है, और अगर आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन भी लाया जाए तो मैं आपको सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और वैसे भी आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो, स्किप कर देते हो, ठीक है ना, मुझे पता है। लेकिन इस वीडियो को ज़रा देख लो, काम किए। देखो ये एक्सटेट आया है, ये हमारे फ्लेमिंगो बुक का है, फ्लेमिंगो बुक का है, ठीक है। और किसका है फ्लेमिंगो बुक का, प्रोज का है, प्रोज का। देखो भाई, व्हेन आई पास द टाउन, पहले ही क्वेश्चन है द लास्ट लेसन का, ठीक है। ये 5 नंबर का, देखो ये क्वेश्चन है, आंसर आपको समझ में आ गए होंगे, इनकी प्रैक्टिस में बाद में करेंगे, आप खुद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, ये आपकी फ्लेमिंगो बुक की किसका है, ये आपकी फ्लेमिंगो बुक की पोइट्री का है, व्हेन आंट इज डेड। तो ये आंट जेनिफर टाइगर का, आंट आ गया ना, टाइगर आ गया आंट के, ठीक है, ये वो वाला है। इसके बाद द इंजर्ड मैन वाज अमेरिकन, तो द इंजर्ड मैन, द एनेमी का आ गया है ना, द एनेमी का बी वाला, ये आपकी विस्ताज का है, ये विस्ताज से आया है एक एक्सटेट, ठीक है। ये आपका 4 नंबर का देखो, और इसके बाद ये आपके क्वेश्चन आंसर है 2-2 नंबर के 5, बिल्कुल वही हैं, 5 करना है आपको, यानी 5 करना है, 10 मार्क्स मिलेंगे। ये फ्लेमिंगो बुक के हैं, हमारे फ्लेमिंगो बुक के, प्रोज के हैं, किसके हैं, प्रोज के। इसके बाद ये हमारे 11 नंबर का आ गया, ये हमारी पोइट्री के हैं, 2-2 नंबर के, 3 करना है आपको, ये पोइट्री के हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन हमारा जो 12 नंबर का है, ये 12 नंबर पे देखेंगे तो ये हमारी विस्ताज का है,
देखो वाई डॉक्टर सदाव, हाउ डज डेरी गेट इन फिश बर्न, हाउ डिड चार्ली री द थर्ड लेवल। ठीक है, ये वाला है हमारा। इसके बाद आप नीचे के क्वेश्चन को देख लीजिए, ये हमारे थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के 2 आपको करना है। ये हमारी फ्लेमिंगो के प्रोज के हैं, और ये पोइट्री का एक 3 नंबर का आएगा, और इसके बाद ये आपका विस्तार का एक 3 नंबर का आएगा, थर्ड लेवल वाला इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल मतलब एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, पूरा ए टू जेड आपको इस मॉडल पेपर को लर्न कर लेना है। बहुत कुछ इसमें से क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। और वैसे भी लास्ट 10 ईयर्स की ग्रामर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, आगे भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। परीक्षा अध्ययन की ग्रामर का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। 100% तैयारी आपको इस चैनल पर कराई जा रही है। बस ये है कि जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा करते जाइए। तो इसके सारे क्वेश्चन आंसर आप लर्न कर लीजिए अगर अभी तक लर्न नहीं है आपको। बाकी ग्रामर का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, और बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस आप सेल्फ करिए। और वैसे भी जल्द ही मैं आपको इसका बाकी के सेक्शन का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड इसी चैनल पर करा दूंगा। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इस मॉडल पेपर को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो एमपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर ये मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको डाउनलोड मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया जाए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ मैं आपको इस मॉडल पेपर की PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको ये मॉडल पेपर की PDF मिल जाएगी। बाकी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको डाउनलोड करना है तो एमपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर विजिट कीजिए, इजीली आपसे वहाँ से मिल जाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है, विदाउट हेजिटेशन कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके आप मुझसे बोल सकते हैं। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।